कॉर्डेटा। आज हम संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आप संघ कॉर्डेटा के मूलभूत लक्षणों के बारे में और अन्य कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। तो देखिए, ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को मैं एक चार्ट के द्वारा प्रेजेंट कर रहा हूं। इस चार्ट में आपको जितना भी हम इसमें सब फाइलम बनाएंगे, क्लास वगैरह बनाएंगे, उन सभी का रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा इस चार्ट में मैं कुछ कैरेक्टर्स भी डालूंगा। कैरेक्टर्स के अलावा इस चार्ट में एग्जाम्पल्स भी जो हैं वो यहाँ पर आपको दर्शाए जाएंगे। तो एक संपूर्ण आउटलाइन जो है हम आज संघ कॉर्डेटा की एक चार्ट के द्वारा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण। देखिए, संघ कॉर्डेटा को हम दो भागों में बांटते हैं। ये जो हमारा विभाजन है दो भागों में, ये कपाल अर्थात क्रेनियम की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। इसका जो पहला भाग है वो कहलाता है ए क्रेनिएटा और इसका जो दूसरा भाग है वो कहलाता है क्रेनिएटा। ठीक है, ए क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा से हमारा तात्पर्य होता है कि यहां पर जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम यानी कपाल, वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। और क्रेनिएटा का मतलब होता है कि यहां पर जो कपाल है वो कपाल प्रेजेंट होता है, अर्थात क्या है, उपस्थित होता है। ठीक है, इससे हम मस्तिष्क से भी रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेन से भी। एक क्रेनिएटा जो है, एक क्रेनिएटा के प्राणियों को हम आगे चलकर तीन सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। सब फाइलम, फाइलम तो हमारा कॉर्डेटा है ही है, तो तीन सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। इनमें से इसका जो पहला सब फाइलम है वो होता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। दूसरा इसका जो सब फाइलम है वो है यूरोकॉर्डेटा और इसका जो तीसरा सब फाइलम है वो है सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीन सब फाइलम में इसको डिवाइड कर दिया। अब एक एक करके सभी की बात करते हैं। हेमिकॉर्डेट की बात करें तो हेमिकॉर्डेट को आप इससे पूर्व की कक्षा में इनवर्टिब्रेट की बुक में भी पढ़कर आते हैं और यहां हम वर्टिब्रेट यानी कॉर्डेट प्राणियों में भी इसको पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि हम इनवर्टिब्रेट में भी हेमिकॉर्डेटा को पढ़ते हैं, वर्टिब्रेट में पढ़ते हैं, वहां भी हमने इस बात को पढ़ा हुआ है इनवर्टिब्रेट बुक में भी कि हेमिकॉर्डेट जो होते हैं, इनके नाम ही बताता है, हेमी मींस हाफ कॉर्डेट। मतलब इनके बारे में ऐसा बोला जाता है, पहले ऐसा माना जाता था कि इनमें हाफ नोटोकॉर्ड पाई जाती है, आधी पृष्ठरज्जु पाई जाती है। आधी पृष्ठरज्जु की उपस्थिति के कारण इन्हें हम इनवर्टिब्रेट में भी माना करते थे और वर्टिब्रेट प्राणियों में भी हम इन्हें नॉन कॉर्डेट भी कहा करते थे, हम इन्हें कॉर्डेट भी कहा करते थे। किंतु वर्तमान में ये कई वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि इनमें जो हाफ नोटोकॉर्ड है, दरअसल वो एक नोटोकॉर्ड नहीं है, वो एक दूसरी संरचना है। तो इसे हम पूर्ण रूप से वर्तमान में एक इनवर्टिब्रेट प्राणी भी मान सकते हैं, नॉन कॉर्डेट तो ये है ही है। तो कुल मिलाकर हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं ये हाफ नोटोकॉर्ड वाले प्राणी कहे जाते थे। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि वर्तमान में इसे नोटोकॉर्ड नहीं माना जाता है, किंतु चूंकि पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, अतः हम हेमिकॉर्डेटा को हमारी इस कॉर्डेट बुक के अंदर पढ़ेंगे, डिटेल से इसके एग्जाम्पल्स का भी वर्णन करेंगे। तो चलिए, हेमिकॉर्डेटा जैसा कि हमने कहा हाफ कॉर्डेट है। इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है बेलेनोग्लोसस। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होता है। यूरोकॉर्डेट की बात करें तो यूरो मीन्स होता है टेल,
ऐसे प्राणी जिनकी टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो यूरोकॉर्डेट होते हैं। दूसरी खास बात क्या है कि इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो केवल लार्वल स्टेज में होती है। दो बातें हो गई, एक तो लार्वल स्टेज में होगी, दूसरी बात क्या हो गई कि टेल में पाई जाएगी। तो ऐसे कॉर्डेट प्राणी जो होते हैं उन्हें हम यूरोकॉर्डेट कहते हैं। यूरोकॉर्डेट के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हर्डमानिया। हर्डमानिया, इसके बारे में भी हम इस बुक में इसके जीवन चक्र को डिटेल से पढ़ेंगे, हर्डमानिया के विषय में भी। और भी एग्जाम्पल्स आते हैं, उनमें डोलियोलम है, साल्पा है, ये भी इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होते हैं यूरोकॉर्डेट्स के। अब हम आते हैं सिफेलोकॉर्डेट पर। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है, इनकी नोटोकॉर्ड हेड टू टेल, हेड टू टेल, सिर से लेकर पूंछ तक कंप्लीट नोटोकॉर्ड होती है। यहां हमने कहा हाफ नोटोकॉर्ड होती है, यहां हम कह रहे हैं कि केवल पूंछ वाले हिस्से में होती है और लार्वल स्टेज में होती है। यहां हम कह रहे हैं हेड टू टेल होती है और एडल्ट में भी पाई जाती है ना। ठीक है, एडल्ट स्टेज में भी, वयस्क में भी नोटोकॉर्ड इनमें उपस्थित होती है। तो एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो इसके एग्जाम्पल में आता है एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस, तो ये तो हमारी बात होगी एक रेनिएटा के बारे में। एक रेनिएटा के जो प्राणी हैं इनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कह सकते हैं। प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट इन प्राणियों, एक रेनिएटा की। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रेनिएटा की, जिनमें कपाल उपस्थित होता है। क्रेनिएटा जो है इनको हम दो डिविजन्स में, दो प्रभागों में डिवाइड करते हैं। दो डिवीजन बना रहा हूं मैं इसके। उनमें से इसका जो पहला प्रभाग है वो है एग्नेथा, एग्नेथा, और इसका जो दूसरा प्रभाग है वो है नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा में क्या डिफरेंस है? एग्नेथा में जबड़े, जॉज जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, जबकि नेथोस्टोमेटा में जबड़े पाए जाते हैं। तो हम यहां क्या बताने जा रहे हैं कि यहां जॉज मतलब जबड़े जो हैं वो क्या है, एब्सेंट हैं, और यहां पर जबड़े जो हैं वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो जबड़े नहीं है एग्नेथा में। जबड़े नहीं होने के कारण इनका जो मुख होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर माउथ, गोल मुंह पाया जाता है इनमें। ठीक है, इसके अलावा इनमें जलीय प्राणी हैं, तो जल में श्वसन करने के लिए इनमें गिल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। इसके आगे क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इसमें दो क्लास बनाई जाती हैं। इसकी एक क्लास तो होती है ऑस्ट्रेकोडर्मी, और इसकी दूसरी क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी जो है ये तो वर्तमान में एक्सटिंक्ट मींस विलुप्त हो चुके हैं, ये वर्तमान में धरती पर नहीं है। और साइक्लोस्टोमेटा की बात करें हम तो साइक्लोस्टोमेटा जो है इसके एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल में आती है पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन को कॉमन बोलचाल में लैम्प्रे कहा जाता है और मिक्सिन जो है इसको हैगफिश कहा जाता है। बाकी मिक्सिन जो है ये फिश नहीं है, इसका जो आगे है वो तो हम ग्नेथोस्टोमेटा में वर्गीकरण करेंगे तो वहां पर फिश का वर्गीकरण होगा। तो लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि हैगफिश जो है उसका वर्ग कौन सा होता है, तो हम उसके वर्ग को पिसीज ढूंढ लेते हैं, मान लेते हैं, जहाँ हमसे गलती हो जाती है। तो इसका वर्ग जो है वो पिसीज नहीं होता है मिक्सिन का। मिक्सिन की जो क्लास होती है वो क्लास कौन सी होती है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, आगे आते हैं हम ग्नेथोस्टोमेटा पर।
तो ग्नेथोस्टोमेटा में जैसा कि हमने कहा कि जबड़े उपस्थित होते हैं, इनको हम दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। सुपर क्लास, इसकी पहली जो सुपर क्लास है वो तो होती है पिसीज, और इसकी जो दूसरी सुपर क्लास है वो होती है टेट्रापोडा। पिसीज एंड टेट्रापोडा। पिसीज के बारे में बात करें हम, पिसीज को तो हम मत्स्य महावर्ग कहते हैं, मत्स्य मछलियों का महावर्ग, और टेट्रापोडा को कहते हैं चतुष्पादी। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, मत्स्य यानी मछलियों का महावर्ग है। इसको हम 4 क्लासों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 क्लास। ठीक है, 4 क्लासें होती हैं इसकी। उन 4 क्लासों में एक तो होती है प्लेकोडर्मी, एक होती है कॉन्ड्रिक्थीज, एक होती है ऑस्टिकथीज, और एक होती है डिप्नोई। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज, डिप्नोमी, इन क्लास में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। प्लेकोडर्मी तो विलुप्त हो चुकी हैं। कॉन्ड्रिक्थीज उपास्थि मछलियों को कहते हैं, अर्थात इनका जो अंतः कंकाल होता है वो उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है। इसमें मुख्य जो एग्जाम्पल होता है, हमारे प्रैक्टिकल में भी आता है, वो स्कोलियोडॉन यानी डॉगफिश होता है इसका। इसके अलावा जो भी शार्क वगैरह होती हैं वो सारी शार्क इसमें पाई जाती हैं। ये समुद्री होती हैं, समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं, और इस ये विविपेरस या ओविविपेरस भी होती हैं। इनमें ओपरकुलम नहीं होता है, गिल खुले हुए होते हैं। ऑस्टिकथीज की बात करें तो इनका बोनी स्केलेटन होता है, अस्थियों का बना कंकाल पाया जाता है। गिल्स ओपरकुलम नामक संरचना के द्वारा ढके हुए होते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी हो सकती हैं, सलाइन वाटर में भी हो सकती हैं। ठीक है, ये ओविपेरस होती हैं मुख्य रूप से, तो अंडज होती हैं। तो ये मुख्य रूप से अंतर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज मछलियों में क्या अंतर होता है। ऑस्टिकथीज में बात करें तो इसका जो प्रमुख एग्जाम्पल होता है वो लेबियो यानी रोहू होता है। इसके अलावा कतला है, मृगल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इनके पाए जाते हैं। तो जब हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे बुक में एक एक करके, तो वहाँ डिटेल से एग्जाम्पल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे, और कैरेक्टर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, डिप्नोई जो है इसमें लंग फिशेज को रखा जाता है। ये ऐसी फिश हैं जो अपने लंग्स के द्वारा भी श्वसन कर लेती हैं, तो इन्हें लंग फिशेज बोला जाता है। इनमें एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे कि प्रोटोप्टेरस, न्यूसेरेटोड्स वगैरह। अब हम बात करते हैं टेट्रापोडा के बारे में, चतुष्पादी के बारे में। जैसा कि इनका नाम ही बता रहा है कि ये चतुष्पादी 4 पादों वाले प्राणी होते हैं। इन्हें हम 4 क्लास में डिवाइड कर देते हैं, 4 क्लास बनाते हैं हम इनकी। ओके, सबसे पहले इनकी क्लास होती है एम्फीबिया, नेक्स्ट है रेप्टिलिया, इसके बाद है एवीज, और लास्ट में है मैमेलिया। ये 4 क्लास है, 4 क्लास। एक एक करके बात कर लेते हैं हम इनके बारे में। एम्फीबिया, देखो पिसीज की बात करें तो पिसीज मछलियां जो है वो जल में ही पाई जाती है। हमने पोइम भी सुनी है छोटे में मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हालांकि ये लंग फिशेज वगैरह है, ये इसका अपवाद है, क्योंकि मोस्टली जो मछलियां होती हैं वो जल में ही होती हैं, जल में ही जिंदा रह सकती हैं। लेकिन एम्फीबियंस प्राणी कौन है? एम्फीबियंस प्राणी क्या है? विकास के दौरान जब जैव विकास हुआ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ धरती पर, तो जल में हम जानते हैं जल में ही जीवन की उत्पत्ति हुई थी। किंतु उसके बाद जिन स्थानों पर जल की कमी होने लगी, वहां के प्राणियों ने जल के अलावा भी अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया। अपनी लाइफ की कुछ स्टेज, जैसे कोई वो लार्वा अवस्था हो सकती है, कोई और अवस्था हो सकती है, उन अवस्थाओं को उन्होंने जो है कुछ को जल में और कुछ को स्थल पर बिताना शुरू कर दिया। तो इन प्राणियों को उभयचर कहते हैं, जो जल और थल दोनों में जिंदा रह सकते हैं। इसके एक एग्जाम्पल तो पॉपुलर है ये, यस आप जानते ही हैं, ये एग्जाम्पल होता है इसका फ्रॉग। लेकिन इसके और भी कई इंपॉर्टेंट, कई महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स होते हैं। उनमें एम्फीबिया में हम बात करते हैं, जैसे हमने फ्रॉग तो बताया ही है। फ्रॉग भी कई तरीके के होते हैं, बहुत सारी प्रजातियां फ्रॉग की पाई जाती हैं। इस बुक में हम 3rd यूनिट में उनके बारे में बात भी करेंगे, पेरेंटल केयर नाम के एक टॉपिक में। इसके अलावा इसमें सैलामेंडर आता है। सैलामेंडर
एक जरायुज एम्फीबियन, ठीक है। वैसे तो एम्फीबियंस की क्या विशेषताएं होती हैं कि ये अंडज होते हैं, लेकिन ये जो है अंडे नहीं देता है सैलामेंडर। इसके अलावा इसमें एम्बाइस्टोमा आता है, इक्थियोफिस आती है। इक्थियोफिस भी एक ऐसा ही नाम है क्योंकि इक्थायो जो शब्द है वो दरअसल फिशीज से रिलेटेड होता है, तो हमें लगता है कि फिशीज महावर्ग का प्राणी है, फिश और नाम में भी फिश आ रहा है, लेकिन इक्थियोफिस जो होती है वो एम्फीबियन प्राणी होता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बिंदु है हमारा। नेक्स्ट आते हैं रेप्टिलिया पर। रेप्टिलिया के जो प्राणी होते हैं ये जमीन पर रेंग कर चलते हैं, सरक सरक कर रेंग कर चलते हैं, अतः इन्हें रेप्टिलियंस प्राणी या सरीसृप प्राणी कहा जाता है। इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो कुछ प्राणी स्थल पर होते हैं, कुछ प्राणी इसके जल में भी पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स की जैसे हम बात करें तो जल से रिलेटेड जैसे क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, और टोर्टोइज हो गया, कछुआ हो गया। स्थल पर जमीन में रेंग कर चलने वाले प्राणियों में हम बात करें तो जैसे हेमिडेक्टाइलस छिपकली हो गई, स्नेक यानी कि सर्प हो गए विभिन्न प्रकार के, चाहे वो कोबरा है या अजगर है, और भी डिफरेंट। इनके बारे में भी हम इस बुक में आगे 3rd यूनिट में चर्चा करेंगे। स्नेक्स के टाइप्स के बारे में, पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें पाए जाते हैं। वेरिनस है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्लास रेप्टिलिया में आते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स को नोट कर देता हूँ। यस, जैसा कि हमने कहा कि भाई क्रोकोडाइल है, हमने कहा टोर्टोइज है, ओके। इसके अलावा हमने कहा हेमिडेक्टाइलस है, इसके बाद हम बात करते हैं एवीज यानी पक्षी वर्ग की। एवीज यानी जो पक्षी वर्ग है, ये देखिए अब तक ये जो हमने प्राणी पढ़े हैं ये सारे एनिमल्स असमतापी होते हैं, अपने शरीर का तापमान बाह्य वातावरण के अनुसार चेंज करने की इनमें क्षमता होती है, कोल्ड ब्लडेड प्राणी होते हैं। जबकि एवीज और एवीज से आगे जो मेमेलिया वर्ग होता है ये वार्म ब्लडेड होते हैं, समतापी होते हैं, अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो पक्षियों के बारे में बात करते हैं। पक्षियों में क्या है कि ये भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या हुआ कि जो चतुष्पादी प्राणी थे उनमें पहले इनमें क्या हुआ कि अग्रपाद, कुछ प्राणियों में जो उनके अग्रपाद थे वो पंखों में रूपांतरित हो गए, विंग्स में रूपांतरित हो गए, और उन विंग्स की मदद से वो उड़ने लग गए। तो जिन प्राणियों में अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं उन प्राणियों को एवीज वर्ग में रखा जाता है। यहाँ पर एक बात जरूर आपको नोट करनी है, माइंड में रखनी है कि उड़ने का कार्य, तो उड़ने की क्षमता तो कई प्राणियों में होती है, अलग अलग संघों के अलग अलग वर्गों के प्राणियों में पाई जाती है। वो इनवर्टिब्रेट्स में भी होते हैं ऐसे प्राणी, संगार्थ्रोपोडा में हम पढ़ते हैं, ये मक्खी हैं, मच्छर हैं, वो भी उड़ लेते हैं, ठीक है। या हम बात करें उड़ने की क्षमता, तो जैसे एक छिपकली होती है, उड़न छिपकली ड्रैको, तो रेप्टाइल है, उसमें भी पाई जाती है। कूदने वाले मेंढक भी होते हैं। तो अलग अलग जगह आपको उड़ने वाले प्राणी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होकर जो प्राणी उड़ता है उस प्राणी को एवीज वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। और अंडस तो ये होते ही हैं। तो इसमें हम बात करें जैसे एग्जाम्पल्स की, तो नॉर्मल एग्जाम्पल्स तो हैं ही है, पैरट है, पिजन है, इस तरीके के एग्जाम्पल हैं। इसमें देखिए कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है, मतलब जरूरी नहीं है कि एवीज वर्ग के सभी प्राणी उड़े, कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो नहीं उड़ सकते हैं, तो वो प्राणी जो हैं उनके एग्जाम्पल्स भी हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इनमें ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग आता है, ठीक है, जो भागने का काम करता है। शुतुरमुर्ग वही है जिसके अंडे की सेल को लार्जेस्ट सेल का एग्जाम्पल माना जाता है। तो उड़न रहित पक्षी होते हैं, इसमें शुतुरमुर्ग हो गया, एमू पक्षी हो गया। ये एमू पक्षी भी जो है वो उड़ता नहीं है, दौड़ने का काम करता है। कुछ जलीय पक्षी होते हैं जैसे कि पेंगुइन है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स भी पाए जाते हैं। बाकी तो नॉर्मल एग्जाम्पल हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, या राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो गोंडावन है, वो तो है ही। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख देते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग हो गया, ठीक है। और इसके अलावा कीवी हो गया, कीवी से हमें क्या याद आ रहा है? यस, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको कीवी बोला जाता है। कीवी प्लेयर आए, कीवी टीम जीती, कीवी टीम हारी, ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, अतः वहां के निवासियों को भी कीवी कह के संबोधित किया जाता है, ओके।
तो जब हम एवीज वर्ग को पढ़ेंगे और वहां पर डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स के बारे में, पक्षियों की दुनिया के बारे में जानेंगे। पेंगुइन है इस तरीके से। मैमेलिया के बारे में बात करते हैं, स्तनधारी पर आते हैं। सबसे ज्यादा विकसित प्राणियों का जो वर्ग है वो वर्ग मैमेलिया है, हमारे क्लासिफिकेशन में इसलिए सबसे अंत में आया है। मैमेलिया वर्ग के प्राणियों की क्या विशेषता है कि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। इनमें मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, इसलिए इस स्तन को मैमेलिया स्तन कहा जाता है। दूध पिलाने वाली प्राणी है। इनमें मोस्टली जो प्राणी होते हैं वो जरायुज होते हैं, विविपेरस होते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म दे के दूध पिलाते हैं। एक अपवाद स्वरूप कुछ प्राणी जो हैं इस वर्ग के वो अंडज भी होते हैं, जैसे कि एकिडना है, और कुछ अंडज जरायुज भी होते हैं, जैसे कि कंगारू है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल्स को लिख देते हैं कि एग्जाम्पल्स में जैसे कि एकिडना हो गया, कंगारू यानी मैक्रोपस हो गया। इसके अलावा इसमें स्थलीय प्राणी तो है ही है, हाथी हो गया जैसे एलिफेंट, ओके। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है ये, वेल हो गई, इसमें ब्लू वेल। सबसे बड़ी स्तनी, सबसे बड़ा जलीय स्तनी भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा स्तनधारी भी कह सकते हैं वेल को, जलीय स्तनधारी भी कह सकते हैं। तो यहाँ में ये भी नोट करना है कि कई बार हमारे माइंड में ये होता है छोटी कक्षाओं में पढ़ने के बाद कि जल में जो प्राणी होते हैं वो मछलियां होती हैं। तो देखिए जल में पाए जाने वाले सभी प्राणी मछलियां नहीं होते हैं। जल में जैसे कि हम पहले भी एग्जांपल से बात कर चुके हैं, इन्वर्टिब्रेट्स भी बहुत सारे जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर हम जो देख रहे हैं प्रोटोकोडेट्स में, इनमें भी अधिकांश जल में होते हैं। इधर हम साइक्लोस्टोमेटा को देखें तो ये भी जल में होते हैं। तो जल में बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं, सभी ऐसा नहीं है कि मछलियां ही पाई जाती हैं, जल की बहुत बड़ी दुनिया होती है, जल में ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो मैमेलिया जो है स्तनधारी वर्ग के प्राणी भी कुछ जल में पाए जाते हैं, उनमें ब्लू व्हेल की बात आती है, और इसके अलावा डॉल्फिन की भी बात आती है। डॉल्फिन, गांगे डॉल्फिन जो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है वो भी एक स्तनधारी है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय पक्षी भी बोला जाता है, ठीक है। एक और बात आती है मैमेलिया में, बैट के बारे में हम बात करें, बैट यानी चमगादड़। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि जो उड़ने वाले सभी प्राणी होते हैं उन्हें पक्षी नहीं कहते, तो बैट जो है कोई पक्षी नहीं है, एक स्तनधारी प्राणी है। बैट जो उड़ती है तो इसके जो विंग्स होते हैं वो उस तरीके से नहीं बनते हैं जिस तरीके से पक्षियों में बनते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि बैट एक स्तनधारी प्राणी है। तो ये आज हमारी बात हुई कोर्डेटा संघ के बारे में कि इसका किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, और इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर हम आने वाली कक्षाओं में, आने वाली वीडियोज में इन समस्त जो भी हमने सब फाइलम बनाए हैं या हमने क्लास बनाई है उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।